गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जब अपना चैप्टर शुरू किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हमने उस चैप्टर के अंदर आपको अभी तक पढ़ा दिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा जी फ्लो चार्ट अबाउट द नर्वस सिस्टम कैसा होता है, CNS PNS, ये सब बातें हमने की थी। फिर हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। फिर हमने पढ़ाया बेटा जी आपको टाइप ऑफ द न्यूरॉन, फंक्शन के बिहाफ पे या फिर वो कहाँ से कहाँ सिग्नल को लेके जाते हैं उनके भी यहाँ पे बेटा जी हमने कहा था सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, इस तरीके से बातें की थी। स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी आपने पढ़ा था माइलिनेटेड होता है, फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, इन सब के हमने डिफरेंस को जाना था बेटा जी। हमने फिर आपको एक टॉपिक पढ़ाया था नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जहाँ पे मैंने आपको पोटेंशियल की बातें की थी, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सब वर्ड आपने यूज किए थे। तो काफी बच्चों ने मेरे पास डाउट भेजे हैं एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन को आज मैं दूर कर रहा हूं। पहले जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं उस टॉपिक को जरा अच्छे से सुनना बेटा जी। मैंने आपको अपने लेक्चर में कह दिया कि -60 मिलीवोल्ट पोटेंशियल होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इस माइनस वर्ड का क्या मतलब है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि न्यूरॉन की जो अंदर का इंटीरियर जो पोर्शन है वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर की साइड में बेटा जी कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, ये उसका मतलब है। दूसरा बेटा जी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर बात करो सर रेस्टिंग पोटेंशियल एक्चुअली होती है कितने, तो मैं कहूंगा बेटा जी डाटा वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, हम ये कहते हैं जो भी हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स होती है उनकी पोटेंशियल सेल टू सेल वेरी करती है। और हमारी पोटेंशियल जो होती है बेटा जी, मैं वर्ड लिख रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, रेस्टिंग पोटेंशियल जो होती है सेल की, वो -40 मिलीवोल्ट से लेके बेटा जी -90 मिलीवोल्ट तक होती है। कितनी होती है हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल बेटा जी, -40 से -90 मिलीवोल्ट होती है हमारी पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल कोई एक नहीं है। बट अब अगर बात की जाती है सर एक टिपिकल न्यूरॉन की हम बात करें तो कितनी होगी, तो मैं कहूंगा यस, एक टिपिकल न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं, हम उसे कंसीडर करते हैं -70 मिलीवोल्ट। आप -60 भी करोगे तो कोई गलत नहीं है वहां पे, बट अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हो कि सर एक्यूरेट डाटा कितना है, तो हम यहाँ पे ऑन एवरेज बेटा जी यहाँ पे टिपिकल न्यूरॉन की जो कंसीडर करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल वो कितनी है बेटा जी -60 है। तो अगर आपके कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन है कि रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन इज, और वहां पे -60 और -70 दोनों ऑप्शन में है, तो यू गो विद द -70 मिलीवोल्ट। बट एक बात को याद रखना, मैंने आपको डाटा दिया था -60 मिलीवोल्ट पर, उसमें आपने कहा था कि सर एक्शन पोटेंशियल हो जाती है हमारी +40 मिलीवोल्ट। याद है बेटा ये वर्ड यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट को बेटा जी रेस्टिंग पोटेंशियल लेके चल रहे हो, तो याद रखना है बेटा जी, आप एक्शन पोटेंशियल अगर पूछी जाए आपसे अब कहा जाए कि सर एक्शन पोटेंशियल कितनी होती है, तो मैं कहूंगा बेटा जी वो होगी +30 मिलीवोल्ट। तो डाटा आप चेंज कर सकते हो, बट अब यहाँ पे आप स्पेसिफिक बात कर रहे हो कि सर स्पेसिफिक एक न्यूरॉन की बातें करो और हमें एक एक्यूरेट डाटा की बात अगर करें, तो मैं वो कहूंगा बेटा जी रेस्टिंग पोटेंशियल है -70 और एक्शन पोटेंशियल है बेटा जी +30। बट मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं बेटा जी यहाँ पे हमारी बॉडी की सेल्स की पोटेंशियल सेम नहीं होती है, सेल टू सेल वेरी करती है, और वो कितनी होती है बेटा जी यहाँ पे -40 से -90 मिलीवोल्ट उसकी पोटेंशियल होती है। गेटिंग माय पॉइंट। एक्साइटेबल जो भी सेल है उनकी पोटेंशियल वेरी करती है -40 टू -90, ये रेस्टिंग पोटेंशियल का बेटा जी रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज में से आप कोई भी पॉइंट मान सकते हो, बट अगर आप एक टिपिकल न्यूरॉन की बात करते हो इसके साथ जाइएगा आंसर के साथ बेटा जी। ठीक है, ओके, आप इसको बोलेंगे ये एक्शन पोटेंशियल। कोई डाउट बेटा जी। अब अगले वर्ड में आते हैं। मैंने वहां पे बेटा जी एक वर्ड यूज किया था थ्रेशोल्ड वैल्यू, या कोई आपसे कहे हाउ ए न्यूरॉन गेट एक्साइटेड, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो उस वर्ड को जरा समझ के देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको। आंसर मैंने आपको उस लेक्चर में बात की थी, बट अब मैं स्पेसिफिक उस क्वेश्चन पे याद रखता हूं, तो सुनिएगा बेटा जी आपने क्या कहा कि सर ये हमारा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बाहर से पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की साइड में सर नेगेटिव चार्ज है, और आपने कहा सर जो पोटेंशियल है
-70 मिली वोल्ट की है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। बाहर से सोडियम का चार्ज है और अंदर से पोटेशियम अबेंडेंट फॉर्म में है। इसको मेंटेन करने में हेल्प की है सोडियम पोटेशियम पंप ने, जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आपको मैंने पढ़ाया है बेटा जी, एक एटीपी कंज्यूम होता है यहाँ पे सोडियम के पॉजिटिव के इफ्लक्स के अंदर। यहाँ पे ये बातें हमने लास्ट क्लास में कर लेता, हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं काम की बात पे आ जाते। काम की बात क्या है बेटा जी, अब यहाँ पे स्टिमुलस आता है आपके लिए, और सिर्फ वो स्टिमुलस नर्व इंपल्स को इनिशिएट करता है। तो स्टिमुलस की आपने एक वैल्यू कहा था, थ्रेशोल्ड वैल्यू। मैंने एक वर्ड यूज किया था, थ्रेशोल्ड वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस दैट इज एबल टू इनिशिएट द नर्व इंपल्स। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टिमुलस दैट इज एबल टू इनिशिएट द नर्व इंपल्स, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और अगर वो वैल्यू से नीचे है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब थ्रेशोल्ड वैल्यू। याद है ये वर्ड बेटा? तो अब जरा उस वर्ड पे और अच्छी बात को कर लेते हैं। मैं कहूंगा यहाँ पे स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे सोडियम के ट्रांसपोर्ट को फास्ट करवाता है और सोडियम अंदर जाना शुरू करता है। और सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से ये जो -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है बेटा जी, अगर ये चेंज होके -55 टू -60 मिलीवोल्ट हो जाए। अगर कोई भी स्टिमुलस आता है, वो फिजिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, व्हाट एवर है बेटा जी, कैसा भी यहाँ पे स्टिमुलस हो, और वो स्टिमुलस कैपेबल है कि उस स्टिमुलस की आने की वजह से यहाँ पे सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट होती है बाहर से बेटा जी अंदर, बाहर से आपकी अंदर आती सोडियम, और सोडियम की आने की वजह से -70 मिलीवोल्ट बिकम -55 टू -60 मिलीवोल्ट पे आ जाए। तो मैं कहूंगा इतना अगर आ गया तो इंपल्स जनरेट हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ये जो वैल्यू है बेटा जी, इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब जरा सोचिएगा वर्ड को मेरे पे, सर यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया और उसने सोडियम को अंदर लेके गया, बट उस सोडियम के अंदर के जाने की वजह से -70 जो मिलीवोल्ट पोटेंशियल है वो कभी यहां तक नहीं पहुंच पाई, वो कभी यहां तक नहीं पहुंच पाई। और अगर वो यहां तक नहीं पहुंच पाई तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में नर्व इंपल्स यहां पे कभी इनिशिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे भाई नर्व इंपल्स को इनिशिएट होने के लिए सबसे पहले सोडियम को अंदर लेके जाते हैं। जब ये पोटेंशियल हो जाता है बेटा जी, तो यहाँ पे जो सोडियम के चैनल बैठे होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं। बट सोडियम के चैनल को ओपन होने के लिए बेटा जी यहाँ पे एटलीस्ट पोटेंशियल चाहिए, कितना बेटा जी यहाँ पे, ये वाला पोटेंशियल चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है कुछ दिमाग में? मेरी बात को शांति से दोबारा सुनो, मैं क्या वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंफ्यूजन वाला कोई चीज नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक चीजों को सेट करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा आप लोगों को। सिस्टम को समझो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। नॉर्मली एक न्यूरॉन है, उसके बाहर सोडियम है और अंदर पोटेशियम, अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात सही है? आपने कहा सर पोटेंशियल कितने अंदर का, मैंने कहा बेटा -70 मिलीवोल्ट है, ठीक है। अब जब सोडियम अंदर जाएगा तो सर ये जो पोलराइज न्यूरॉन ये डिपोलराइज होगा, मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी। तो इसका मतलब सोडियम को कोई अंदर लेके जाने वाला होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा बेटा जी मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स बैठे हुए हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स बैठे हुए हैं, जिन प्रोटीन्स के थ्रू सोडियम क्या होगा बेटा जी, ट्रांसपोर्ट होगा। जिन चैनल्स के थ्रू, जिन प्रोटीन्स के थ्रू बेटा जी सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। यहां तक ठीक है, बट वो चैनल क्लोज है, वो चैनल क्लोज बैठे हुए, क्योंकि अगर सोचो वो चैनल ओपन होते फिर तो सोडियम अपने आप अंदर चला जाता ना, पर नहीं जा रहा है क्योंकि चैनल कैसे है बच्चा, क्लोज है। तो सर उन चैनल को खोलेगा कौन? तो मैं कहूंगा उन चैनल्स को खोलती है वोल्टेज, उन चैनल्स को खोलती है वोल्टेज। इन द इनिशियल कंडीशन, जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, जब उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है तो वो कितना है बेटा जी यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है बेटा, -70 मिलीवोल्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटा जी यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है और उस स्टिमुलस के आने की वजह से, उस स्टिमुलस के आने की वजह से बेटा जी यहाँ पे इस मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज हो जाती है न्यूरॉन की। कितनी हो जाती है बेटा जी यहाँ पे, -55 से लेके -60 तक हो गया। मतलब 70 था माइनस में, वो 10 से लेके 15 कम हो गया, 10 to 15 मिलीवोल्ट उसकी वोल्टेज कम हो गई। कितनी हो गई, 55 से लेके 60 पे आ गया। जैसे ही ये पोटेंशियल हो गई
बेटा जैसे ही ये पोटेंशियल हो गई, यहाँ पे जो सोडियम के चैनल्स हैं वो अपने आप खुल जाएंगे, और अगर वो खुल जाएंगे तो सोडियम धकाधक अंदर आना शुरू होगा। अगर वो शुरू हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे, तो ये -70 से क्या बन जाएगा, +30 बन जाएगा। एक पोलराइज न्यूरॉन जो है बेटा जो डीपोलराइज हो जाएगा, एक पोलराइज न्यूरॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। लॉजिक सेट हो रहा है दिमाग में। बट सर कुछ स्टिमुलस आता है, कुछ स्टिमुलस आता है और वो इस -70 को इस वैल्यू तक नहीं ले जा पाता, वो हो जाती है -65, -68, सर -64, वो इस तरह की वैल्यू तक लेके जा सकता है, बट वो कभी इस वैल्यू को अटेंड नहीं कर पाता स्टिमुलस। तो मैं कहूंगा भाई अगर ये वैल्यू नहीं पहुंची ना तो ये सोडियम चैनल कभी नहीं खुलेगा, और ये सोडियम चैनल अगर नहीं खुलाना बेटा तो ये न्यूरॉन कभी नर्व इंपल्स को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। तो कोई पूछे आपसे वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा भाई वो वैल्यू है -55 से लेकर -60 मिलीवोल्ट। अगर इस न्यूरॉन की पोटेंशियल हो गई तो सोडियम का चैनल ओपन हो जाएगा। सोडियम का चैनल अगर ओपन हो जाएगा बेटा जी तो न्यूरॉन इज कैपेबल टू इनिशिएट द नर्व इंपल्स। लॉजिक सेट हुआ कुछ दिमाग में? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूज रह जाए प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं आपको कॉल करके या जैसे भी करके हम बातें करेंगे इसके अंदर यहाँ पे। बट आप समझना बड़ा जबरदस्त टॉपिक है बेटा जी, आपकी 10th में नहीं है यहाँ, बट फिर भी आपको थोड़ा समझना है चीजों को, क्योंकि हमारी नॉलेज के लिए चीजें जरूरी है बेटा जी। आई होप आपको समझ में आई होगी बातें। आपको आपसे पूछ ले स्पेसिफिक होगी, विच आयन हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स को इनिशिएट करने में कौन सी आयन हेल्प करते हैं, तो क्या कहोगे, सोडियम की आयन। अब कोई पूछ ले आपसे विच आयन हेल्प इन रीपोलराइजेशन। देखो 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 वर्ड बताए थे मैंने आपको यहाँ पे, शुरुआत में जो न्यूरॉन होता है बेटा जी वो होता है पोलराइज्ड। कैसा होता है बेटा, पोलराइज्ड। फिर आपने कहा सर जैसे सोडियम अंदर आ गया वो हो गया डीपोलराइज्ड। तो डीपोलराइज्ड में किसने हेल्प की बेटा, किसने हेल्प की, तो आपने कहा सर सोडियम ने हेल्प की। बिल्कुल सही है। फिर वापिस से सर वो अपने आप को रीपोलराइज करता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, तो वो क्या है आपका यहाँ पे, आपके तो सर पोटेशियम बाहर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है। मैं कहूंगा यस पोटेशियम बाहर जाता है, और पोटेशियम आयन हेल्प इन द रीपोलराइजेशन। फिर आपने एक पीरियड पढ़ा था बेटा जी रिफैक्टरी पीरियड, और उस पीरियड में क्या होता है, वापिस सोडियम जो अंदर आई उसको बाहर फेंका जाएगा, बाहर से जो बेटा जी यहाँ पे आपकी पोटेशियम जो गई थी उसको वापस अंदर ला जाएगा। तो मैं कहूंगा वो टाइम पीरियड जो चलेगा बेटा जी वो क्या होगा, रिफैक्टरी पीरियड होगा। अब यहाँ पे कुछ और बन जाता है, दैट ड्यूरेशन of the nerve impulse during which neuron is not capable to receive the stimulus। वो कौन सा पीरियड है जब न्यूरॉन कैपेबल ही नहीं है कि वो इंपल्स को रिसीव कर सके, वो रिफैक्टरी पीरियड है। वो रिफैक्टरी पीरियड है, क्यों नहीं है, लॉजिक सेट करके देखो कि भाई शुरुआत के अंदर ये सब बातें बेटा जी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज मेरा लास्ट वीडियो दोबारा से देखो, वहां मैंने सब वर्ड बताए आपको, पोलराइज और डीपोलराइज। दोबारा मैं एक बोल रहा हूं जरा समझना वर्ड को। भाई शुरुआत में सोडियम बाहर था, पोटेशियम अंदर था। सोडियम जैसे ही अंदर आया न्यूरॉन हो गया डीपोलराइज, फिर पोटेशियम से बाहर गया तो वो हो गया रीपोलराइज। बट अब अगर इस पार्ट को दोबारा से इंपल्स को रिसीव करना है तो उसे बाहर क्या चाहिए बेटा जी, सोडियम चाहिए, और अंदर क्या है, पोटेशियम चाहिए। बट अब फिलहाल कहानी रिवर्स हो चुकी है, सोडियम कहां आ चुका है बेटा, अंदर आ चुका है, और पोटेशियम कहाँ बाहर है। तो उसे वापस से उसी पहले वाले कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। इस सोडियम को बाहर फेंकेगा, पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। मैंने कहा था आपसे बेटा जी 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उस दौरान 1 एटीपी का यूज होता है। और वो जब करेगा तो वो ड्यूरेशन होगा जिस दौरान वो 3 सोडियम को बाहर कर रहा है और बेटा 2 सोडियम को अंदर लेके आ रहा है, वो जो टाइम पीरियड है बेटा जिसको हम बोलते हैं रिफैक्टरी पीरियड। तो सोचो बच्चा, क्या रिफैक्टरी के अंदर एक न्यूरॉन इंपल्स को रिसीव कर सकता है? इंपल्स रिसीव करने के लिए उसे सोडियम को अंदर भेजना पड़ेगा, उसके पास बाहर तो सोडियम है ही नहीं, तो नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? रिफैक्टरी पीरियड के दौरान ए न्यूरॉन इज नॉट एबल टू रिसीव एनी स्टिमुलस। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब पॉइंट है जो रिगार्डिंग द नर्व इंपल्स है, जो आपके पेपर में आपको दिखाई देते हैं बेटा। ठीक है, चलिएगा। ये सब बातें हो गई। अब आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का बेटा जी अपना टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। ये होता क्या है उसको समझने के लिए पहले कहानी को समझिएगा। हमारी बॉडी ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है कि कई बार हम बॉडी प्रिपेयर नहीं है
बॉडी रिलैक्स में बैठी हुई है और अचानक से कोई स्टिमुलस आ जाए, सडनली कोई स्टिमुलस आ गया, हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं थी, अचानक से कोई स्टिमुलस आ गया, तो बॉडी क्या चाहेगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी। और आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा कौन संभाल रहा है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम संभाल रहा है। तो नर्वस सिस्टम ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जहां पे वो बहुत ही क्विक और विदाउट एनी थॉट, बिना सोचे समझे बहुत ही जल्दी से जो स्टिमुलस आ रहा है उसके प्रति एक रिएक्शन दिखाएगा। वो रिएक्शन ऐसा नहीं होते कि अलग अलग होते हैं, वो रिएक्शन कॉमन टाइप के होते हैं, वो रिएक्शन कॉमन टाइप के होते हैं जो सब लोगों में कॉमन होते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेस में, स्टीरियोटाइप, ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा आपने, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, कि भाई सब लोगों की एक विचारधारा बन जाती है किसी चीज को लेके। तो वैसा ही एक एक्शन के प्रति एक बॉडी रिएक्शन शो करती है। जरा एग्जांपल की बात करते हैं। कई बार आप लोगों ने फील किया होगा कि आप लोग पैदल जा रहे हो और अपनी मस्ती में मस्त हो, पीछे से किसी ने हॉर्न बजा दिया, किसी गाड़ी वाले ने, किसी ने एकदम से हॉर्न बजा दिया, तो आप अगर रिलैक्स मोड में चलते हो एकदम से ऐसे डर जाते हो बिना सोचे समझे। होता है नहीं होता ऐसा, आपने फील किया होगा ऐसा, कुछ सोचा होगा ना आप लोगों ने, कभी ऐसा हमारे साथ हुआ होगा कई बार कि हम कई बार बिना सोचे समझे हम कोई रिएक्शन को शो कर देते हैं, हमें कोई स्टिमुलस मिला, हमने उसके प्रति एकदम रिएक्शन शो कर दिया, बाद में कहते हैं यार क्या मतलब क्या कर दिया मैंने, ये तो लॉजिक नहीं था यहाँ करने का। वो क्या है, जब कोई बॉडी को अगर अचानक से कोई स्टिमुलस आएगा तो बॉडी उसके प्रति रिएक्शन शो करेगी। कई बार आपने देखा होगा आपकी घुटनों के अंदर ऐसे कोई झटका जाता है, एकदम से आप ऐसे बैंड से हो जाते हो, तो वो जो क्विक रिएक्शन होता है बॉडी का बिना सोचे समझे, वो एक स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसका होने का सिर्फ एक लॉजिक है कि बॉडी ऐसे सडन एक्शन के प्रति अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके लिए बॉडी ने एक नया तरीका डेवलप किया, उस तरीके का नाम क्या बच्चे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या होती है जरा उसकी बात कीजिए, तो आप नोटबुक में लिख लीजिएगा उसकी डेफिनेशन बेटा जी। उसकी डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्स एक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस विदाउट द विल ऑफ ए एनिमल। मतलब ये इच्छा पे डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आप और अच्छी बात को समझ सकते हो, आपके घर में जैसे किचन में एक अच्छा खाना कुछ बन रहा है जो आपको बहुत ही पसंद है, आपकी फेवरेट कुछ फूड बन रहा है, और उसकी जैसे ऑर्डर आपके नोज में गई तो उसको ऑटोमेटिक, वो जैसे ही आपको खुशबू आई उसके बाद ही क्या हो गया, ऑटोमेटिक सलाइवा आ गया, एकदम से भूख सी भी लग गई आपकी बॉडी में। तो ये जो उस एक सिग्नल के प्रति जो बॉडी रिफ्लेक्स शो करता है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इसकी डिस्कवरी भी ऐसे ही की थी। क्या हुआ था, हमने एक डॉग को एक पिंजरे में बंद कर दिया, हमने एक डॉग को पिंजरे में बंद कर दिया और हमने क्या किया, उसको कई दिन तक भूखा रखा, और फिर हमने क्या किया, एक बैल बजाई और हमने उसको खाना दे दिया, फिर हमने बैल बजाई और उसको खाना दिया, फिर हमने बैल बजाई और खाना किया, और ऐसा काम हमने 10 to 15 डेज तक रिपीट किया कि हम जब भी बैल बजाते हम उसको खाना देते। हमने देखा कुछ दिन के बाद हम ये काम रिपीट कर रहे थे, हमने बैल बजाई और हमने खाना नहीं दिया, बट ऑटोमेटिक जैसे बैल बजी उसके माउथ में सलाइवा आ गया। अब यहां उस वर्ड को समझ के देखिएगा, हमने उसको सिखाया, हमने उसको ट्रेंड किया, वो पहले कई दिन से भूखा था, फिर जैसे बैल बजती उसको खाना मिलता, जैसे बैल बजती खाना मिलता उसे, तो अब उसके दिमाग में वो बिहेवियर सेट हो गया कि जब जब बैल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, जब जब बैल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। तो हम जैसे बैल बजाते उसे सिग्नल मिल जाता है यस बैल बजे मतलब मुझे खाना मिलने वाला है, तो चीज उसके दिमाग में लोड हो गई। तो इस प्रकार से उसकी बॉडी में हमें दिखाई दिया कि एक जैसे ही हमने उसे एक स्टिमुलस दिया, यानी कि बैल के हमने रिंग करवाई, वैसे ऑटोमेटिक उसके मुंह में क्या आ गया, सलाइवा आ गया। ये एक एक्शन के प्रति ऑटोमेटिक क्या था बेटा जी, यहाँ पे रिएक्शन था। तो इस तरह का कुछ भी ऑटोमेटिक अगर रिएक्शन हमारी बॉडी शो करती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा जी, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसके कुछ फीचर्स आपको समझने हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या बोलोगे, इट इज इनवॉलंटरी, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है बेटा जी। इट इज वेरी रैपिड, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही क्विक होता है बेटा जी। यहाँ पे सोचने का काम नहीं होता, यहाँ पे कोई थॉट करने वाला काम नहीं होता, कोई एफर्ट वाला काम नहीं होता कि आप सोचोगे समझोगे क्या करना क्या नहीं करना, नहीं मेरे भाई इतना काम नहीं होता। एक अचानक सडनली को स्टिमुलस आया और उसका सडनली आपने क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे होना होता है। तो आपने कही इनवॉलंटरी है, वेरी रैपिड है ये, और ऑटोमेटिक मतलब कोई थिंकिंग प्रोसेस यहाँ नहीं चलता है। ओके, एंड ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, मतलब मेनली हमारा एक जैसा बिहेवियर होता है एक स्टिमुलस के प्रति।
ठीक है, वो सब लोगों के अंदर बिहेवियर भी कैसा है, एक जैसा होता है, वो सब के लोग एक जैसा ही रेस्पॉन्स स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। हुआ, इट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब पॉइंट आता है सर रिफ्लेक्स एक्शन का कैसे कैसे मूव करता है फ्रॉम ए रिसेप्टर टू द अफेक्टर, कैसे काम होता है, इसका पूरा हमें पाथवे को बताइएगा। तो अब मैं इसकी बातें करता हूं बेटा जी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आर्क की, या रिफ्लेक्शन पाथवे क्या होता है, हम उसकी बातें शुरू करते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले बेटा स्टिमुलस received by रिसेप्टर। अब पॉइंट आता है रिसेप्टर क्या है, तो ब्रॉडली हम कहते हैं हमारी बॉडी में 4-5 रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले बेटा जी गस्टेटरी रिसेप्टर, कहां होता है बेटा जी, हमारे आपकी टंग पे आपने पढ़ा था बेटा जी टेस्ट बर्ड, उनके अंदर जो रिसेप्टर होता है जो टेस्ट को फील करता है, उस रिसेप्टर का नाम क्या है बेटा जी, गस्टेटरी रिसेप्टर। आपने अगला बोला बेटा जी फोटो रिसेप्टर, जो कहां बैठा होता है बेटा जी, आपकी आईज में होता है, जो देखने का काम करता है बेटा जी। आपने बोला बेटा जी फोनो रिसेप्टर, जो कहां पे होता है बेटा जी, आपकी ईयर में होता है, जो सुनने का काम करता है। थर्मो रिसेप्टर, जो कहां होता है बेटा जी, आपकी स्किन पे होता है, जो टेम्परेचर को फील करता है। ठीक है, ऐसे थिगो रिसेप्टर जो टच को फील करता है, ये भी हमारे स्किन के पास ही होता है। तो ये फ्यू टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है बेटा जी। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं बेटा जी। अब आता है सर क्या हुआ, तो हमने कहा बेटा रिसेप्टर ने क्या किया, मैसेज को रिसीव कर लिया, उसने स्टिमुलस को रिसीव किया। तो क्या हुआ होगा, जैसे स्टिमुलस आया होगा, उस स्टिमुलस के साथ बेटा जी उस रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड बैठी होगी सेंसरी न्यूरॉन, और वो सेंसरी न्यूरॉन जो होगा वो इंपल्स को क्या करेगा, जर्नेट करेगा, और इंपल्स का ट्रांसफर होगा रिसेप्टर से कहां बेटा जी, आपके यहाँ पे सीएनएस के पास। तो मैंने कहा बेटा अगला पॉइंट क्या बनता है, सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी नर्व इनिशिएट nerve impulse and transmit the impulse from रिसेप्टर टू सीएनएस। अब यहाँ पे पॉइंट आता है सर सीएनएस का कौन सा पार्ट यहाँ पे मेनली यूज होगा, तो मैं कहूंगा वो बेटा जी यूज होगा यहाँ पे स्पाइनल कोड। फिर क्या होगा, इस सेंसरी न्यूरॉन ने जो हमारा सीएनएस होगा, जो हमारा स्पाइनल कोड होगा, वो मेनली बना होता है इंटर न्यूरॉन से, उसने उस मैसेज को ट्रांसफर कर दिया किसको बेटा जी, इंटर न्यूरॉन को। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसफर द सिग्नल टू इंटरन्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कोड। ठीक है बेटा, स्पाइनल कोड के पास वो मैसेज आ गया, स्पाइनल कोड ने उसे क्या क्या होगा, प्रोसेसिंग करके मतलब उसके सिंपल सी बात है, जब ऐसा मैसेज आएगा तो मैं ऐसा उस पर रिएक्शन करूंगा, सब चीज वहां ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे सेट है बेटा। तो उसने क्या किया, इंटरन्यूरॉन सेंड सिग्नल टू मोटर न्यूरॉन,
वो किसके पास आ गया, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को दे दिया उसने। मोटर न्यूरॉन ने क्या क्या होगा, सीएनएस से मैसेज को लेके आएगा कहां तक बेटा जी, आपके यहाँ पे अफेक्टर तक। तो भैया जी हुआ क्या है यहाँ पे, मोटर न्यूरॉन send the signal or carry the signal to the affector। पॉइंट आता है सर ये अफेक्टर क्या है, तो मैं कहूंगा भाई ये अफेक्टर क्या हो सकता है, मे बी कोई बेटा जी आपका यहाँ पे ग्लैंड हो, मे बी कौन हो बेटा जी आपके यहाँ पे कोई मसल्स हो। जैसे कि वर्ड को समझ कर देखो, अब जरा उस कहानी को समझ कर देखो, हमने जो डॉग वाली आपको कहानी सुनाई बेटा जी, आपने जैसे बैल बजाई, उसके फोनो रिसेप्टर जो उसके ईयर में प्रेजेंट थे, उसने मैसेज को क्या किया, रिसीव किया। तो पहला काम होगा स्टिमुलस रिसीव बाय द रिसेप्टर। फिर क्या हुआ, उन रिसेप्टर के पास जो सेंसरी इंपल्स थी बेटा जी, उन्होंने क्या किया, मैसेज को सेंड कर दिया कहां पे, आपका सीएनएस के पास। तो मैंने कहा बेटा जो कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। स्पाइनल कॉर्ड के पास उन्होंने उस मैसेज को ट्रांसफर कर दिया किसको, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को, कि भाई अब अगर ये सिग्नल आया है तो वहां पे एक फिक्स्ड पाथवे है कि अगर ये आया है तो हमें ये कोई डिसीजन लेना है यहाँ पे। तो वहां पे क्या होगा, उन्होंने इनिशिएट कर दिया बेटा जी यहाँ पे मैसेज को ट्रांसफर कर दिया बेटा जी यहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन कहां लेके आए उसे बेटा जी यहाँ पे आपके अफेक्टर के पास लेके आए। अब उसका अफेक्टर कौन था, बैल एक मैसेज था, उसको देख के उसके सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा आना, तो उसका वहां पे अफेक्टर कौन था बेटा जी यहाँ पे ग्लैंड था। कौन सा ग्लैंड बेटा, सिलेवरी ग्लैंड। आपको मैंने एग्जांपल देखी, कई बार आपको पीछे से हॉर्न बजता है तो आप एकदम से ऐसे यूं रिएक्ट करते, तो वहां पे आपकी अफेक्टर मसल्स के पास मैसेज आया बेटा जी, पर उसके प्रति आपने क्या किया, पर रिएक्शंस होगी। तो ये सब हमारा बेटा जी एक सडन जो कब कोई चीज हमारी बॉडी में आती है, ऑटोमेटिक बॉडी में चीज शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी अभी जो इनवॉलेंटरी एक्शन जो होता है वो क्या है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन। अब कोई आपसे पूछे बेटा रिफ्लेक्स पाथ क्या होता है, तो आप ये कहोगे रिसेप्टर से लेके और अफेक्टर तक का ये जो पूरा पाथ जो फॉलो हुआ है बेटा जी, ये पाथ क्या है यहाँ पे आपका, आप कह सकते हो रिफ्लेक्स पाथ है, या आप इसे कह सकते हो ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो आप कहोगे द पाथवे फॉलोड फ्रॉम ए रिसेप्टर टू द अफेक्टर। एक रिसेप्टर से अफेक्टर तक का जो पूरा पाथवे फॉलो हुआ है बेटा जी, वो पाथवे क्या है बेटा जी, रिफ्लेक्स आर्क है। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, उसके कंपोनेंट कितने, तो आप कह सकते हो उसके 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट बेटा जी रिसेप्टर, सेकंड बेटा जी सेंसरी न्यूरॉन, या आप उसे कह सकते हो एफरेंट न्यूरॉन। क्या बोल सकते हो उसे, एफरेंट न्यूरॉन। चलो मैं लिख देता हूं बेटा जी, कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले बेटा जी रिसेप्टर that receive the stimulus, second बेटा जी afferent or sensory neuron और nerve, ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, that carry the message from receptor to the CNS। CNS यहां पे मेनली कौन आ जाता है बेटा जी आपका, यहाँ पे स्पाइनल कोड, that connect the sensory neuron to the motor neuron। जो किसको कनेक्ट करता है बेटा जी यहाँ पे, सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करेगा, यहाँ पे स्पाइनल कोड। फोर्थ बेटा जी इफरेंट न्यूरॉन, या आप उसे कह सकते हो बेटा जी यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, जो मैसेज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम सीएनएस टू द अफेक्टर। एंड लास्ट में क्या होगा बेटा जी आपका यहाँ पे अफेक्टर। लास्ट में कौन होगा, अफेक्टर। ये मे भी कोई ग्लैंड हो सकता है या फिर कोई मसल हो सकते हैं बेटा जी। तो ये डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट है जो इन्वॉल्व होते हैं विद इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्शन आर्क क्या है बेटा जी, ये उस पाथवे का नाम है बेटा जी यहाँ पे, दैट इज फॉलोड फ्रॉम रिसेप्टर टू द अफेक्टर बेटा जी।
इसे मेनली हमारा स्पाइनल कोड यूज होता है। अब एक पॉइंट और आता है सर, रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ टाइप भी होते हैं। मैं कहूँगा यस बेटा जी टाइप होते हैं यहाँ पे। तो टाइप किस यहाँ पे है? सबसे पहले बेटा जी दो प्रकार का हम कहते हैं कि वो कैसा है, वो हमने सीखा है या हमें इनहेरिटेड था। तो हमने सबसे पहले वर्ड बोला बेटा जी 2 टाइप के होते हैं। मैंने पहला वर्ड लिखा बेटा जी अनकंडीशनल, रिफ्लेक्स एक्शन, और एक है बेटा जी कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। जरा वर्ड को समझ कर देखो बेटा, नाम में ही मतलब लिखा है अनकंडीशनल, मतलब जो ऑटोमेटिक आपने लर्न किया है, जिसको किसी कंडीशन ने नहीं सिखाया, या जो इनहेरिटेड है। जो कैसा है बेटा जी यहाँ पे इनहेरिटेड है, दैट यू नेवर लर्न इन योर लाइफ। जो इनहेरिटेड है, जो आपको मिला है बाय बर्थ बेटा, जो कुछ ऐसा है जिसमें कुछ कंडीशंस की वजह से आपने उसे लर्न किया है। तो मैं कहूंगा ऐसा कौन सा है बेटा जी यहाँ पे कंडीशनल। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने अभी आपको जो डॉग वाला एग्जांपल दिया कि हमने बैल बजाई और उसे खाना दिया, बैल बजाई उसे खाना दिया, तो हमने एक्चुअली कंडीशन लगाई कि जब जब बैल बजेगी आपको खाना मिलेगा, जब जब बैल बजेगी आपको खाना मिलेगा। तो ये कैसे रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा जी यहाँ पे कंडीशनल है। बट एक छोटा बच्चा पैदा होता है और वो होते ही अपनी मदर का दूध पीता है, तो उसको दूध पीना किसने सिखाया कि कैसे उन चीजों को निगलते हैं, आप ऐसे ही करना है कि किसने सिखाया उसे। जैसे उसके माउथ में कोई स्टिमुलस आ गया, उसने उसे कहा किया, नीचे लेके चला गया उसे यहाँ पे। ये जो खाने का तरीका है ये किसने सिखाया? कोई ना है बेटा जी हमें, ये तो हमारे इनहेरिटेड है बेटा जी हमें, है या नहीं है? जब हम चल रहे होते हैं, पीछे से कोई हॉर्न बज गया तो हम एकदम से ऐसे रिएक्ट जो कर रहे हैं, ये किसने सिखाया? कोई है बेटा जी, ये ऑटोमेटिक इनहेरिटेड है। गर्म प्लेट को जैसे आप छूते हो, आप एकदम से हाथ को पीछे कर लेते हो, ये किसने कहा? कोई था आपको बेटा जी, कोई कंडीशन कोई ना लगाई थी कि भाई आप उसको ऐसे करोगे। ये ऑटोमेटिक है बेटा जी, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन में आती है सब चीजें, कि दैट यू नेवर लर्न इन योर लाइफ, दैट आर इनहेरिटेड बाय बर्थ। जो आपको बाय बर्थ मिले हैं वो सब कैसे हैं बेटा जी यहाँ पे अनकंडीशनल है। एंड दैट यू लर्न इन योर लाइफ ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, या मैं कहूंगा एनी रिफ्लेक्स एक्शन दैट डेवलप विद इन द बॉडी ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, मैं कहूंगा वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे कंडीशनल में आता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। ये छोटा सा टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक में भी है। मेनली इस रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर कौन कौन से यूज होते हैं, उन सब की बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिएगा, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में बेटा जी, यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे बेटा जी ब्रेन को। अब हम डिटेल में शुरू करने वाले हैं ब्रेन के पहले स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं उसके यहाँ पे, तो हम उसको शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।